सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। एंड आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 4 पे हैं, चैप्टर 2 के। एंड इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ओके, सो हम अगर बात करें तो इसकी एक बार फुल फॉर्म मैंने कहीं लिखी नहीं है। सो दिस इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड दिस इज ऑल्सो नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिथम। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है कि among all the available processes the one with the smallest burst time is selected first। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में बेसिकली मैं समझ आ रहा है कि यार मेरे पास जो भी प्रोसेस पड़े होंगे ना, मैं देखूंगा यार किस जो सबसे पहले हो जाए मैं उसे उठा लूंगा। सो इसमें भी यही किया जाता है कि भाई आप जो सबसे छोटा प्रोसेस होता है, छोटा प्रोसेस इन द सेंस जिसका सबसे छोटा बर्स्ट टाइम होता है, यू पिक दैट अप एंड उसको एग्जीक्यूट करो। जब तक खत्म नहीं होता तब तक करते रहो, बिकॉज इट्स नॉन प्रिएम्प्टिव। उसके बाद पिक द नेक्स्ट वन एंड इट्स डन, राइट। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे अगर हम इसको पकड़े, यहीं से पकड़ लेते हैं इसको। सो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमें बनाना है गैंट चार्ट। ठीक है जी, रेखा खींच दीजिए भाई। हमने खींच दी। सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं भाई। जीरो पे कोई अराइवल टाइम, कोई पहुंचा, कोई प्रोसेस आया, बैंक के खुलते कोई बंदा आया, कोई भी नहीं आया यार। इसका मतलब है कि अब बैंक वाले बैठेंगे आइडल, सीपीयू बैठेगा आइडल। फिर अब जाएंगे 1 पे। यार कोई आया? हाँ जी बिल्कुल आया। P1 आया, P3 आया, 2 लोग आ गए। अब 2 लोगों आ गए तो अब पिछले वाले प्रोसेस के अंदर, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर मैंने कहा था कि यार अगर दोनों सेम टाइम पे आते तो क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि भाई हम P1 को उठा लें। अच्छा नहीं सर, हम इसमें P1 को उठा लेते हैं। यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे अगर तुम्हारा अराइवल टाइम मैच कर गया तो फिर तुम जाओगे बर्स्ट टाइम पे, और बर्स्ट टाइम इसका कम होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यू विल पिक दैट अप। एंड इसके अंदर P3 को पिक करोगे। P3 को पिक करने के बाद आप चलोगे 2 सेकंड तक, तो आप चलोगे 3 तक। बहुत बढ़िया। 3 तक चलने के बाद अब यहां मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। यहां पे फॉर एग्जाम्पल 3 लिखा होता, अभी के लिए मान लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए यहाँ 3 लिखा होता। तो अब आप कहोगे कि सर P1 भी है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, मैंने कहा P2 भी है। अच्छा P2 तो था ही, तो चलो इसको 4 ही रहने दो, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास P1 भी है और P2 भी है। अब पिछले वाले में हमने बात करी थी कि भाई अगर अराइवल टाइम जिसका पहले होगा हम उसे जानेंगे, हम कहेंगे P1 तू चला जा। बट यहाँ पे तुम अराइवल टाइम चेक नहीं करोगे। अब दोनों लोग बैठे हुए हैं, तो तुम बैंक वाले हो, 2 लोग बैठे हुए हैं, तो तुम दोनों से पूछोगे भाई किसका काम पहले छोटा है? तेरा तेरा 5 सेकंड क्या, आ जा। इट डजेंट मैटर नाउ, बिकॉज अब दोनों लोग हैं उसके अंदर। समझ गए? ये है शॉर्टेज जॉब। तो इसके अंदर अब क्या होगा? इसके अंदर शॉर्टेज जॉब है P1 की। इसके अंदर कोइंसिडेंटली P1 दोनों जगह आ गया, तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ P1 आ जाएगा तो P1 चलेगा 6 सेकंड तक। अब 6 पे तुम्हारे पास P4 भी है, तुम्हारे पास P2 भी है। शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है? अरे ये तो मैच कर गया, यहां तो बर्स्ट टाइम मैच कर गया रे बाबा। अगर बर्स्ट टाइम मैच कर जाए तो इसके अंदर तुम्हें जाना है कि भाई जो पहले आया उसे पिक कर लो, जिसका अराइवल टाइम पहले है उसे पिक कर लो, ठीक है जी। और अगर अराइवल टाइम में मैच कर जाए तो भाई फिर जो प्रोसेस P2 जो छोटा नंबर है उसे पिक कर लो, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास ये 2 पे आया था, ये 4 पे आया था, हम P2 को पिक कर लेंगे। P2 को पिक कर लिया, P2 चलेगा 4 सेकंड तक 10, उसके बाद P4 और ये चलेगा 14 सेकंड तक। बहुत बढ़िया। अब इसी से आगे का कार्यक्रम कर लेते हैं। अच्छा चलो यहाँ तो यही आ गया। चलो फटाफट एक काम करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। सो कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 क्या लिखोगे? कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 का लिखोगे, कंप्लीशन टाइम लिखोगे 3 सेकेंड्स। P1 का लिखोगे 6 सेकेंड्स। P2 का लिखोगे कितना? लिखोगे 10 सेकेंड। और P4 का लिखोगे 14 सेकेंड। ये आ गया कंप्लीशन टाइम। सो अब निकालते हैं टैट विच इज टाइम टर्न अराउंड टाइम। और इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई? कंप्लीशन टाइम से हम फटाफट अराइवल टाइम माइनस कर देंगे। तो यहाँ 5 आ जाएगा, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और 14 माइनस 4 10 आ जाएगा, ठीक है। टैट निकालने के बाद अब निकालेंगे वेटिंग टाइम। भाई वेट कितना किया? तो 5 माइनस, अब वेटिंग टाइम निकालने के लिए जो पूरा का पूरा टर्न अराउंड टाइम है उसमें तुमने कितनी देर काम किया वो माइनस कर दोगे, तो जितनी देर बाकी बची उसमें तुम आइडल बैठे, मतलब तुम वेट कर रहे थे कि भाई कोई आ जाए, मेरे को मेरा काम कर दे। तो भाई फटाफट 5 में से क्या माइनस करो? 3 माइनस करो 2 आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस 4, 2 माइनस 2 0, और 10 माइनस 4 6। क्या ये 2 सेकंड ठीक लिखा है? चेक कर लेते हैं यार एक बारी। सर आप क्या चेक कर लेते हैं। तो सर P1 आया था यहाँ पे 1 सेकंड पे
फर्स्ट सेकंड पे आपका P1 अपने दर्शन दे चुका था, अच्छा ठीक है, पर P1 को कंप्यूटर कब मिला, यहाँ पे, और उसके बाद P1 तो सीधा खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि ये इतना ही टाइम हमने वेट किया, और यही टाइम था जो इसका रिस्पॉन्स टाइम भी था। क्यों? क्योंकि नॉन प्रिएम्प्टिव के अंदर वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम होता है, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। अगर प्रिएम्प्टिव होगा तो भाई हमें आगे का भी कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई इस चीज को याद रख लेना कि भाई तुमने टर्न अराउंड टाइम से फटाफट बस बर्स्ट टाइम निकाला, बाकी सारा टाइम तुम वेट कर रहे थे, ठीक है जी। ये तुम्हारा वेटिंग टाइम हो गया, और यही सेम है तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम, बहुत बढ़िया। और उसके बाद तुम तो इसकी इन चारों को ऐड कर दो, इन चारों को ऐड कर दो, 5 + 8 + 2 + 10, 12 12 20 25/4, तो 25/4 = 6.25। ये तुम्हारा हो गया एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम। ये भी तुमसे पूछा जाता है बहुत बारी। तो अब फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। तो एडवांटेजेस में क्या है कि भाई तुम्हारा जो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देता है, थ्योरेटिकली ऑप्टिमम में रहता है ये, ठीक है ना, थ्योरेटिकली। अब इसके डिसएडवांटेजेस जब हम पढ़ेंगे एक बारी यहाँ पे ऐसे ही रह लेते हैं, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सो थ्योरेटिकली ये बहुत अच्छा है, और इसका डायरेक्टली इंटरव्यू में सवाल आता है कि भाई बता दो कि सबसे ज्यादा मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ सॉरी, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम किसका है, कौन सा एल्गोरिथम का है, तो सीधा तुम्हें बोलना शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है जी। अब एफिशिएंट बैच सिस्टम वर्क्स ग्रेट व्हेन जॉब्स आर नोन इन एडवांस। अच्छा, आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ फटाफट। बैच सिस्टम क्या होता है भाई? बैच सिस्टम होता है कि भाई मुझे ना हर चीज का सारा आइडिया पहले बन जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है ना, कि जब आपकी नौकरी लगती है तो आपकी लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2 फरवरी से ज्वाइनिंग हुई है तो आपको 28 फरवरी पे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना, 28 फरवरी में पैसे मिल जाएंगे। बट फॉर एग्जांपल आपकी 16 फरवरी को ज्वाइनिंग हुई है तो आपको 28 फरवरी को पैसे नहीं मिलेंगे मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर, और आपको जितने ये 14 दिन के आपने इकट्ठे किए वो आपको अगले महीने मिलेंगे। क्यों? बिकॉज 16th डे के बाद अगर कोई किसी की ज्वाइनिंग होती है तो उसको पैसे नहीं मिलते। तो इसका मतलब है 16वें दिन के बाद पूरे के पूरे सैलरी सिस्टम को पता लग जाता है कि कितने लोग आ गए हैं, कितने लोगों की सैलरी देनी है और कैसे देनी है। तो इसका मतलब है पूरा सिस्टम बन जाता है, और वो ऑफकोर्स ही बात है एंड तक आते आते उनको और सिस्टम में अपग्रेडेशन करते रहना होता है। बट सैलरी देने से पहले इसका मतलब है 28वें दिन या 30वें दिन या 31वें दिन उन्हें पूरा आइडिया होता है कि भाई कौन सा प्रोसेस कहाँ जाएगा, किसको कितने पैसे जाएंगे, किसकी कितनी इंक्रीमेंट हुई है, उनको सारा आइडिया है। दिस इज नोन एज अ बैच सिस्टम, कि भाई एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर उनको सारे के सारे प्रोसेसेस, उनका बर्स्ट टाइम, उनका अराइवल टाइम, सबका आइडिया हो। एंड ये जो चीज़ है ना भाई, ये ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज किसका कितना बर्स्ट टाइम है आप उसको ऐसे जज नहीं मार सकते इतनी इजीली, ठीक है जी। बट अगर बैच सिस्टम है तो भाई उनके लिए तो बहुत एफिशिएंट है हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। सो जो हमारी लास्ट एडवांटेज है दैट इज़ दी गुड सीपीयू यूटिलाइजेशन। सो इसमें क्या होता है कि ना आपकी जो क्यू रहती है वो उसका साइज जल्दी छोटा हो जाता है। वाई? बिकॉज लाइक अगर फॉर एग्जांपल 10 प्रोसेसेस हैं आपके एंड उसमें से 5 छोटे हैं, तो सबसे पहले आप 5 छोटे प्रोसेस को उठाओगे, तो इसलिए आपकी जो ओवरऑल क्यू की लेंथ है वो कम हो जाती है। और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो आपके सीपीयू ने डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट किए होते हैं, वो सारे रिसोर्सेज भी हमारा क्या कहते हैं वो जल्दी की जल्दी रिकवर कर लेता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो इस प्रोसेस में बेटर है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो डिसएडवांटेजेस में क्या है कि भाई स्टार्वेशन प्रॉब्लम है, लॉन्ग प्रोसेसेस में नेवर गेट सीपीयू इफ शॉर्ट प्रोसेसेस कीप ऑन कमिंग। भाई ये तो बात तुमने सही बोली, बिल्कुल सही बोली। अराइवल टाइम की तो तुम यहाँ इज्जत ही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। बिकॉज अगर लाइक हाँ ठीक है, ऑफकोर्स ही बात है, अगर लॉन्ग प्रोसेस है और कोई है ही नहीं और तो वो लॉन्ग प्रोसेस को पकड़ेगा। पर अगर शॉर्ट प्रोसेस आई जा रहा है आई जा रहा है आई जा रहा है तो लॉन्ग को तो टाइम ही नहीं मिलेगा, तो स्टार्वेशन हो जाएगी। तो ये एक दिक्कत है। नॉट प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ, बर्स्ट टाइम मस्ट बी नोन बिफोर हैंड, ठीक है जी। ये नॉट प्रैक्टिकल है। मैंने आपको वही बताया था कि भाई बर्स्ट टाइम हमें पहले पता चलना बड़ा मुश्किल है कि कौन कितने पे फटेगा, तो मतलब फटेगा जैसे खत्म होगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। बाकी अगर इसको थ्योरेटिकली देखा जाए तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कमाल का काम करता है। उसके बाद भाई नो फेयरनेस, भाई लॉन्ग प्रोसेस सफर्स, ठीक है नहीं, कोई फेयरनेस नहीं है इस काम का। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले में, भाई पूरा भाई वो दीन ईमान रख के काम करता है कि भाई जो पहले आया मैं उसको काम करूंगा। यहाँ कोई दीन ईमान नहीं, छोटा बंदा है उसको पहले काम देंगे,
ऐसे मतलब ज़्यादा अच्छा है कि भाई बड़े बड़े नेताओं को आप नहीं करेंगे, छोटे छोटे लोगों का काम पहले करेंगे, क्या बात है, शिवाजी द बॉस हो गया। बट ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे फेयरनेस नहीं है अमीर लोगों के लिए। ओके, सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट बढ़िया बढ़िया तरीके से कर लिया। इसके मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा या 1 क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि अब मुझे लगता है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं है। बट इसका दिक्कतें आएंगी दिक्कतें आएंगी प्रिएम्प्टिव वाले में, तो उसमें हम बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। सो ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। हर हर महादेव।